हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं पवन यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त और अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी शानदार कर रहे होंगे। उसी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हमारी एक प्रैक्टिस क्लास और तैयार है और इस प्रैक्टिस क्लास में आज हम और बढ़िया धुआंधार प्रश्न लेकर आए हैं जिनसे आपकी परीक्षा या फिर आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो अच्छे से बढ़िया रिवीजन हो सके। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न के अर्थात विकल्प तो हम चुनेंगे ही, साथ में जो अन्य विकल्प हैं उन सभी का भी हम अच्छे से विश्लेषण करते हैं ताकि एक हमारा अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए आइए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की सभी लोग। और क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना कि हाँ ये हमसे बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो आप ध्यान से देना कौन सा विकल्प सही है और उसके आसपास की चीज़ें उनका रिवीजन कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप आराम से देखेंगे। और अपने अनुसार जो भी आपको अगर स्पीड कम लग रही है तो स्पीड को अपने फ़ोन में आपको सुविधाएं दी हुई हैं, अपने अनुसार वो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो अगर इस स्पीड में आपको ठीक लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 4, 3, 6, 2। तो इसमें से आप सही आंसर चुनिए, कौन सा है भैया? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, सही आंसर चुनिए आप लोग। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो 3, जो भी साथ हैं हमारे या वी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ना तो 4 होता है, ना ही कि 6 होता है, ना तो 2। अच्छा वो कौन कौन से मात्रा के आधार पर? नंबर 1 बात करें ह्रस्व स्वर, और नंबर दूसरे की बात करें दीर्घ स्वर, और नंबर तीसरे की बात करें पुलुत्व स्वर। इस तरह से मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, ये 3 हमने आपको लिख दिए। ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जहां पर एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जहां पर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं जहां पर 2 मात्राओं का समय लगता है, फिर ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा लगता है उसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और प्लुत्व स्वर जहां पर दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा का समय लगता है या फिर 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उसे हम प्लुत्व स्वर, इसका प्रयोग हम किसी को पुकारने में करते हैं। ठीक है, ये है अर्थात स्वर के प्रकार तो 3 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, हिंदी की सा ध्वनि है, अर्थात हिंदी की जो सा है वो उस ध्वनि का उच्चारण हमारे किस तंत्र से होता है? जैसे मूर्धन्य लिखा हुआ है, तालब लिखा हुआ है, दंत और ओष्ठ, इसमें से आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। हाँ, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो सा जो होता है उसका उच्चारण तालुब से होता है। मूर्धा से अच्छा किसका होता है? टा वर्ग, और जैसे टा वर्ग में आते हैं ना टा ठा डा ढा अड़ा, ऐसे टा वर्ग, इसके साथ रा और सा, इन सब का उच्चारण अर्थात मूर्धन से होता है। तालब्स की बात करें तो चा वर्ग और या और सा, अर्थात तो देखिए सब पूछा गया तो तालब हमारा सही है। दंत की बात करें ता वर्ग, वहीं पर ला और सा, ये वाला सा जो होता है वो दंत से उच्चारण। और ओष्ठ की बात करें पा वर्ग। इस तरह से आपके हमने सारे विकल्पों का विश्लेषण भी अच्छे से करा दिया। आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन है, अर्थात पार्श्विक व्यंजन उसे कहते हैं जिसको बोलते समय हमारी जीभ के अगल बगल से वायु निकल जाए, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ऑप्शन है रा चा ला। अच्छा इसमें टाइपिस्ट मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक ये कर दिया है कि जो सही ऑप्शन था उसे ही कलर कर दिया है, तो इसका जो चलिए कोई बात नहीं, जो सही ऑप्शन है ला। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को कहते हैं। अच्छा रा को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, और इसे ही हम लुंठित के नाम से भी जानते हैं। प्रकंपित और लुंठित अर्थात जब हमारी जीभ लड़खड़ाते हुए प्रकंपित या कंपन करते हुए है तो रा का जब भी उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ प्रकंपित करती है या जिह्वा प्रकंपित करती है, उसे हम लुंठित भी कहते हैं। चा वर्ग हमने बताया था तालुब से होता है, और पा वर्ग हमने बताया था ओष्ठ से। तो हमारा पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है, ये बात याद रखेंगे। और अंतस्थ व्यंजन भी होता है। अच्छा अगला देखते हैं शुद्ध वर्तनी शब्द हैं, अर्थात शुद्ध वर्तनी पूछा गया और हिरण्यकश्यपु का पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यपु या फिर हिरण्यकश्यपु। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हिरण्यकश्यप ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे ना ही ऐसे, ठीक है। नॉन ऑफ दिस से हमें कोई मतलब ही नहीं था। तो शुद्ध वर्तनी हिरण्यकश्यप की कैसे। अच्छा, यहीं पर और कुछ भी वर्तनी देखते हैं। जैसे एक शब्द आप बताइए अधीन, चलिए अधीन का बताइए। उसके बाद बताइए बारात कैसे लिखा जाता है। ये सब अशुद्ध हैं, ठीक है। तो देखो अधीन जो लिखा जाता है वो इस तरह अधीन होता है, और जो बारात होता है वो बारात को हम ऐसे लिखते हैं। यहीं पर एक शब्द होता है ये अशुद्ध, हम इस तरफ हम अशुद्ध लिख रहे हैं, तात्कालिक, तत्कालिक ऐसे हम लिखते थे जल्दबाजी में, लेकिन ये वाला गलत है। शुद्ध की बात करें तो तात्कालिक होता है, तात्कालिक। ये हमारे शुद्ध हैं, इधर वाले हमारे शुद्ध हैं, अशुद्ध शब्द हैं। इनके भी आप लोग बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधीन हमेशा याद रखना, ऐसे बारात ऐसे होता है, और तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, नाभिक का संधि विच्छेद है, अर्थात नाभिक का संधि विच्छेद जानना चाह रहा है। तो ऑप्शन है नवधन इक, नेधन इक, और नवधन इक, और नेधन विक। तो आप इसमें से सही ऑप्शन बताइए। तो नाभिक की बात करें, नाभिक में आयाधी संधि है, कौन सी है। अगर संधि पूछता तो कौन सी संधि हम टिक करते हैं, अयादी स्वर संधि टिक करते हैं। हमने आपको बताया था संधि की भेद अभी कुछ क्लास पहले, ठीक है। लेकिन इसके अगर संधि विच्छेद करेंगे, नौ धन इक हो जाएगा। इस तरह से हमारा बनता है नाभिक। तो हमारा किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, नवधन इक, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे सही आंसर, ये जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो 100% सही है, नवधन इक होता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे होता है अगर पवन, यहीं पे होता पवन अर्थात हमारा शब्द, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, पौधन अन, ठीक है। ये अयादी संधि, ये कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको अयादी संधि के में पढ़ाएंगे। अगला देखेंगे, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में आपसे समास पूछा गया, ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। द्विगु समास ने बार बार बताया, द्विगु ऐसे लिखा रहता है। चलिए, पंचानन पूछा गया। देखिए पंचानन में बहुब्रीहि में हमने आपको बताया था उत्तर पद या पूर्व पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। और ये फिर किसी का करने मतलब किसी भगवान या राक्षस के बारे में बताया जाए तो इसमें हमेशा से बहुब्रीहि समास ही होता है। और पंचानन आप जानते हैं अर्थात किसी भगवान को समर्पित, कौन, आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर, तो उनके पांचानन अर्थात जिसके 5 हो सिर, अर्थात कौन है इस तरह का, वो भगवान बजरंगबली, ठीक है, पंचानन। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तत्पुरुष नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश या फिर कारक विभक्तियाँ आती हैं। कर्मधारय, जहाँ पर विशेष और विशेषण का कार्य हो वहाँ पर कर्मधारय होता है। और द्विगु में हमेशा पहला जो पद होता है उसका वो संख्यावाची होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पंचानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया, ऑप्शन है रात, बात, गीत, मात। देखिए पुल्लिंग शब्द निकालने के लिए एक तो पहले शब्द होता है मेरा, मेरी, या फिर अच्छा, अच्छा लगाकर, अच्छा और अच्छी लगाकर देख सकते हैं उन शब्दों में, या फिर उन शब्दों का वाक्य बनाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें में से पुल्लिंग अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराता हूँ, आप लोग इसमें में से टिक करिए या फिर बताइए कौन सा है। तो रात की बात करें तो कहते हैं रात बीत गई, अर्थात वाक्य लगाएंगे हम प्रयोग करेंगे रात बीत गई अर्थात मेरी रात, तो यहाँ पर आएगा स्त्रीलिंग। तो इस तरह से ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। अच्छा, बात की बात करें तो बात को बोलते हैं मेरी बात, ना कि बोलते हैं मेरा बात। मेरा बात नहीं बोला जाता, मेरी बात। तो इस तरह से इसमें भी स्त्रीलिंग आ रहा। लेकिन वहीं गीत की बात करें, गीत गाया गया अर्थात मेरा गीत, मेरी गीत नहीं बोला जाता, मेरा गीत गाया गया। तो इस तरह से पुल्लिंग जो होगा गीत होगा। वहीं पर मात की बात करें, कहते हैं मात मतलब होता है हार, कहीं उस आदमी को तो मात मिल गई अर्थात हार मिल गई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, हाँ अगला है कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद हमने कल आपको बताया भी, कर्ता ने कर्म को, ये वही कारक के भेद होते हैं। तो इस तरह से कितने भेद होते हैं भैया, 8 भेद होते हैं। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है।
वह बहुत अच्छा लड़का है, उसमें आपका सर्वनाम का भेद अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निजवाचक है। तो इसका सही आंसर जो बता रहे हैं, जो भी साथी निश्चयवाचक बता रहे हैं वो 100% सही है। अनिश्चयवाचक कब होता है? जैसे कहते हैं ना कोई कुछ, कोई आया है या फिर कुछ लाया है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अनिश्चय, अर्थात निश्चित नहीं हो रही बातों को। लेकिन निश्चयवाचक मतलब यह मेरी किताब है, वह मेरा कमरा है, तो अर्थात यहाँ पर निश्चित हो रहा है। इसे संकेतवाचक भी बोलते हैं। निश्चयवाचक हम कौन सा और कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे बोला जाता है। तो इस तरह से यह वह जहाँ पे आ जाए वहाँ पर निश्चय। तो देखिए वह पूछा गया, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह पूछा गया, तो वह में हमारा कौन सा? निश्चयवाचक। और वहीं पर संबंधवाचक मतलब जहाँ पर संबंध दर्शाए, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा वैसा अगर शब्द आ जाए तो संबंधवाचक होता है। कौन सा भैया? जैसा और वैसा, अर्थात संबंध बताया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर संबंधवाचक। निजवाचक मतलब जहाँ पर अपने आप का बोध हो, आप या फिर स्वयं, जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, जहाँ पर आप और स्वयं के लिए वहाँ पर कौन होता है? निजवाचक। आइए अगला देखते फिर। अगला है शुद्ध वाक्य है, यानी अर्थात वाक्य दिए हुए, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य। जैसे मेरे को बुलाऊं, ये दिल्ली वाला शब्द जहाँ भी आ जाए ना भैया, मेरे तेरे, तो समझ लीजिए वो वाक्य 100% गलत है, अर्थात दिल्ली वाला प्रयोग नहीं चलेगा यहाँ पर। मेरे को बुलाऊं, मेरे को नहीं होता, मुझे, यानी मुझे बुलाओ, यहाँ को भी नहीं लगना चाहिए, मुझे बुलाओ, तो ये सही हो सकता था। नीचे को मत देखो, राम ने रोटी खाई, या फिर मैं मेरा काम करूंगा, फिर मेरा आ गया, अर्थात दिल्ली वाली भाषा जहाँ भी आ जाए, मजाक कर रहे हैं, दिल्ली वाली भाषा दिल्ली में ऐसे नहीं बोली जाए, लेकिन जहाँ भी मेरा तेरा लग जाए वहाँ पर कहने मतलब 100% गलत होता। तो मेरा तो पहली बात गलत। नीचे को देखो, अर्थात नीचे देखो, यहाँ को लगाने का कोई सेंस ही नहीं। जैसे राम ने रोटी खाई, हाँ ये बिल्कुल सही वाक्य है, राम ने रोटी खाई, ये सही है। मैं मेरा काम कर लूँगा, अर्थात मैं अपना काम कर लूँगा, ऐसे हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। एक पेज गायब है, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन गायब है शायद, हमें लगता है। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन गायब है। चलिए 12 नंबर देखिए फिर। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में पूछा गया कौन सी क्रिया है। देखिए पहले ही तो इसका मूल शब्द पकड़िए। हथियाना किस शब्द से बना है? हाथ से बना है। हाथ क्या होता है? हाथ क्या कोई सर्वनाम है या संज्ञा? तो हाथ एक प्रकार की एक संज्ञा है, और वो क्रिया जो संज्ञा से बनती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे हम नाम धातु क्रिया तो कहते थे, हमने आपको क्लास में बताया था। वो क्रिया जो संज्ञा से यानी संज्ञा से बनाई जाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से नाम धातु बिल्कुल सही है। प्राणार्थक क्रिया जहाँ पर कर्ता काम न करके किसी दूसरे से करवाए उसे हम प्राणार्थक बोलते हैं। संयुक्त क्या बोलते हैं हम? मुख्य क्रिया के अलावा एक और क्रिया आ जाए उसे हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के जो भी सहायक शब्द होते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जैसे हाथ से हथियाना, और इसी तरह फिर संज्ञा से जो भी क्रियाएं बन सकती हैं वो सब नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। अगला देखेंगे, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ, अर्थात पूछा गया मंदिर का अर्थ क्या होता है और मंदिरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ा गुफा, और देवालय अर्थात जहाँ पर पूजा पाठ होती है, देव का आलय होता है, देव का निवास होता है देवालय, और फिर अशुशालम। तो इसमें में से आपसे पूछा गया मंदिर का मतलब, मंदिर का मतलब तो पूजा घर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पुजारी मंदिर का मतलब नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होता है। मंदिर का मतलब ठीक है, घर तो कह सकते हैं, लेकिन मंदिरा मतलब सवारी नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये भी गलत। मंदिर का मतलब गुफा से कोई रीजन ही नहीं। हाँ, मंदिर मतलब देवालय भी होता है, और मंदिरा मतलब क्या होता है? अशुशालम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही जवाब है। चलिए फिर आगे देखिए, ये सारे प्रश्न आपके हम हर क्लास में अच्छे अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को लाते हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम भरपूर हो सके, और आपसे बनने वाले आप देखेंगे इन्हीं प्रैक्टिस क्लास में से आपके क्वेश्चन या आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जरूर प्रश्न, क्योंकि हमने थंबनेल में तभी लगाया है कि प्रश्न वही जो एग्जाम में आए, ऐसे नहीं लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल का तत्सम आपसे पूछा गया है, नारिकेल होता है, नारिकेल, नारिकेल, फिर नारिकेल, फिर नारिकेला। तो इसमें से जो सही शब्द होगा
नारियल का संबंध नारिकेल होता है। कौन सा होता है भैया? नारिकेल। अच्छा यहाँ पे चलिए कुछ और तत्सम बताइए। हाँ जैसे बताइए दूल्हा का तत्सम बताइए। चलिए दामाद का बताइए, दामाद। इसी तरह चलिए ग्राम का बताइए, सॉरी वो गांव का बताइए। गांव यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि तद्भव लिखेंगे और तत्सम हम उधर लिखेंगे। चलिए गांव का बताइए। ये जो हम लिख रहे हैं तद्भव है, आपका इसका तत्सम बताना खटाखट, ठीक है। गांव का चलिए बताइए ग्राहक, गाहक का, गाहक, ठीक है। चलिए इतना ही बताइए। दूल्हा को हो जाता है दुर्लभ, दूल्हा लोग वैसे भी दुर्लभ होते हैं, ठीक है, तो इसका दूल्हा का हो जाता है दुर्लभ। दामाद को हो जाता है जामाता, दामाद को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? ये तत्सम हम लिख रहे हैं, ठीक है इधर। हाँ जामाता बोलते हैं। गांव को हम क्या बोलते हैं? ग्राम। और गाहक को क्या बोलते हैं? ग्राहक। यहीं पर और बताना, जैसे गाय को तत्सम में क्या बोलते हैं? गौ। यहीं पर और बताना। अंगरखा बहुत पूछा जाता है, अंगरखा को क्या बोला जाता है? अंगरक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? अंगरक्षक, ठीक है। चलिए हमने आपको इतने क्वेश्चन में देखिए आपके और भी तत्सम तद्भव को हमने डिवीजन करा दिया। तो इस तरह से नारियल का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है। और दूल्हा का दुर्लभ होता है, दामाद का जमाता होता है, गांव का ग्राम होता है, गाहक का ग्राहक होता है। और वहीं पर बात करें गाय का, गौ होता है, अंगरखा का अंगरक्षक। यहीं पर होता है अगर अंगौछा का अंग प्रोच्छा बोलते हैं तत्सम में, ठीक है। अगला देखेंगे रेलगाड़ी शब्द हैं, अर्थात रेलगाड़ी शब्द में आपसे पूछा गया तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर। संकर अच्छा किसे कहते हैं? संकर उसे कहते हैं जहाँ पर दो भाषाओं से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे हम संकर शब्द बोलते हैं। लेकिन तत्सम की बात करें, जो संस्कृत शब्द होता है उसे तत्सम। लेकिन रेलगाड़ी में आपको संस्कृत का शब्द लग रहा है? नहीं लग रहा, इसलिए ये नहीं है, तत्सम नहीं है। देशज मतलब अर्थात जैसे लोटा हो गया, तो ये सब देशज शब्द होते हैं, लेकिन जो हमारे देश से उत्पन्न हुए हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा जैसे चीनी और काजू, ये सब विदेशी होते हैं। लेकिन संकर शब्द हाँ दो भाषाओं से मिलकर बना है। कैसे? रेल प्लस गाड़ी, अर्थात ये अलग भाषा से लिया गया है और ये अलग भाषा से है, अर्थात दो भिन्न भाषाओं से मिलकर एक बना शब्द होता है, उसे हम संकर शब्द बोलते हैं। इस तरह रेलगाड़ी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे अंग अंग फूले न समाना। पता है ये मुहावरों का अर्थ तुम्हें कब मालूम पड़ेगा? एक मिनट आप लोग सोच कर देखें, सोच कर ये देखिए कि जैसे आपके घर में पूरी तरह से आपका बैग रेडी हो चुका है और घर के पूरी फैमिली आपके पास इकट्ठा है और दूसरी बात आपके रिश्तेदार भी आ चुके हैं, लेकिन और आपको पता चले बस ये जो मेरे घर पे हैं ये मेरी एक आखिरी रात होने वाली है और कल सुबह मुझे ट्रेनिंग की ओर निकलना है, अर्थात अपने कर्मभूमि की ओर जाना है। तब आपको इस मुहावरे का सही से फील होगा, अर्थात अंग अंग फूले न समाना। उस रात आपको नींद नहीं आएगी, किस वजह से? खुशी की वजह से नींद नहीं आएगी, क्या कि कल मुझे अर्थात अपने जो भी हमने सपना देखा था वो सब मेरा पूरा होने वाला है और कल सुबह मुझे घर से बाहर निकलना है। अभी तो संघर्ष के दिन हैं, तो अभी आप लोग संघर्ष करिए और संघर्ष में अभी एक ही लाइन गुनगुनाते रहिए। कौन सी लाइन? कि हम भूख के भले बच्चे हैं, एक दिन आएगा और सब कुछ खाएंगे, आप घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। अर्थात ये लाइन गुनगुनाते रहिए और आराम से अपना काम करते रहिए, तब ये अंग अंग फूले न समाना वो हमारा दिन भी आएगा, तब हम उसमें कौन सा मुहावरा निकालेंगे? बहुत आनंदित होना, अर्थात बहुत खुशी होगी। सब कुछ जितना भी मेहनत है, जितना भी आज मेहनत कर रहे हैं, इन सब मेहनतों का फल हमें उसी दिन मिलेगा, अर्थात उस रात को मिलेगा जब मुझे पता होगा कि अगली रात हमको अर्थात अपने ट्रेनिंग की ओर जाना है। तो बहुत आनंदित होना इसका सही ऑप्शन होगा, अंग अंग फूले न समाना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अंधों में काना राजा। वाक्य लोकार्थी का अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अच्छा कहते हैं ना कि सभी लोग अंधे हैं और अंधे में एक ठन कान आ रहा था, तो उसकी आंखें तो सही है लेकिन वो कान से सुन नहीं पा रहा है, लेकिन वो देख को सभी को बता सकता है। इस तरह से इसका जो सही लोकार्थी अर्थ होगा वो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, अंधों में काना राजा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, निष्पलक,
निर्निमेष, निष्प्रह या निर्विकार। तो इसका जो बिना पलक झपकाए अर्थात एक टक देखना बिना पलक झपकाए, तो इसका जो सही एक शब्द होगा वो निर्निमेष होगा, ना तो निष्पलक होगा, ना ही निष्प्रह, ना तो ये। ठीक है। हाँ चलिए, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष है, नभ है, अंबर है, पीयूष है। और या फिर इसमें में से कौन सा व्योम? व्योम का मतलब होता है आकाश। तो आकाश को हम अंतरिक्ष भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं। ठीक है। और लेकिन पीयूष नहीं बोलते। पीयूष तो किसका होता है भैया? अमृत का। अमृत पी लो भैया, अमर हो जाओ, है ना। लेकिन मिलेगा कहाँ से? चलिए अगला लिखेंगे, कौन सा गलत युग्म है? यानी गलत युग्म पूछा गया, जैसे विलोम शब्द दिए गए हैं उसमें में से गलत, जैसे अनुलोम का विलोम होता है, बिल्कुल सही है। अनिवार्य का कौन सा विलोम होता है? वैकल्पिक होता है, बिल्कुल सही। अमस्व का योगी होता है और अधुनूतन का पुरानूतन होता है। जो अमस्व दिया ही है ये गलत दिया हुआ है। इसके अगर विलोम की बात करें, योगी नहीं होता बल्कि क्या होता है? पूर्णिमा। ठीक है। और अधुनूतन का पुरातन होता है। लेकिन इसने पूछा गलत युग्म, तो गलत युग्म हमारा ये सही था। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे, एनाकर्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है। अर्थात नाग का अनेक अर्थी शब्द पूछा गया है। तो रथ नहीं होता, नाग मतलब पारा भी नहीं, लेकिन हाँ हाथी होता है। नाग का मतलब क्या? एक तो वो सांप होता ही है, लेकिन और भी उसके अनेकार्थी शब्द पूछा गया तो हाथी भी होता है नाग का मतलब। अगला देखेंगे, अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताओ। हमने बताया था कि जो मूल शब्द के शब्दांश या शुरुआत में जोड़े जाते हैं उनमें उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात इसमें बताइए, मूल शब्द पहले निकालें। मूल शब्द आपका साप है, साप। लेकिन अभी इसमें बताइए, अब तो आसानी से आप छांट लेंगे। मूल शब्द आपने पकड़ लिया तो उपसर्ग और प्रत्यय आराम से कर ले जाएंगे। तो इस तरह से उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी। अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। सजावट, इसमें में से मूल शब्द फिर पकड़िए। तो सजावट में मूल शब्द जो होगा वो सज होगा, सज प्लस आवट। इस तरह से क्या बन जाएगा भैया? सजावट। तो कौन सा प्रत्यय इसमें? आवट प्रत्यय है। चलिए अगला बताएंगे, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह पूछा गया, जैसे ये तो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और ये है भैया अर्धविराम, अर्धविराम, और ये जो है इसे हम कहते हैं अल्प विराम। और ये होता हमारा निर्देशक चिन्ह। ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है भैया? निर्देशक चिन्ह। देखिए आपको इस प्रैक्टिस सेट में हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें हम अगली क्लास में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 30 प्रश्न में हम आपको सारे चैप्टर की रिवीजन अच्छे से करा देंगे। बस आपको ज़रूरत है तो हमारे साथ बने रहने की। चलिए अगला देखेंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? अर्थात रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो बीर रस को नहीं भैया, बीर रस को नहीं कहते हैं। करुण रस को बिल्कुल नहीं है। और श्रृंगार रस को हाँ इसे हम कहते हैं, लेकिन हमने आपको एक बार बताया कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, और हास्य रस को भी नहीं कहते। और इनके अस्थायी भाव की बात करें तो इससे हास्य है, इसका अस्थायी भाव हास्य रस का हमने आपको कई बार बता चुके हैं। और इसका क्या है भैया? शोक है, शोक। और वीर रस का क्या है भैया? उत्साह। अर्थात जहाँ पर वीर तक भाव आ जाए वहाँ पर वीर रस होता है, और जहाँ पर रोनिक भाव आए वहाँ पर शोक रस। और जहाँ पर प्रेम की बात आए या फिर संयोग, जैसे श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक होते हैं संयोग और एक होता है वियोग। अर्थात जहाँ पर मिलन की बात आ जाए वहाँ पर संयोग होता है, और जहाँ पर बिछड़ने की बात आ जाए वहाँ पर वियोग। लेकिन ये किसके से होते हैं? श्रृंगार। वहीं पर अस्थायी भाव की बात करें तो उसका अस्थायी भाव जो होता है रति, ये प्रेम को दर्शाता है। ठीक है। और हास्य मतलब जहाँ पर हंसी का पात्र हो या फिर कॉमेडी देखते हो वहाँ पर हास्य रस होता है। आगे चलते फिर अगला है छंद से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन भैया। आपको इसमें छंद बताना है कौन सा, जैसे वह दिया हुआ है
मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बताइए इसमें कौन सा छंद है। देखो छंद को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप छंद सिलेबस पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको मात्रा गिनना सिखाया होगा। अगर नहीं आपने पढ़े तो हमारी क्लास में बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा छंद, वहाँ पे आपको हम अच्छे सिखाएंगे। चलिए अभी तो इस क्वेश्चन का निपटारा करते ही हैं। जैसे इसमें बात करें जहाँ पर चंक की बिंदी रहे वहाँ पर 2 मात्रा होती हैं, और डबल मात्रा किसे हम दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ को हम ऐसे नोट करते हैं। और जो यहाँ पर सिंगल है तो 1 मात्रा, इसे हम लघु मात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगल आएगा अर्थात लघु आएगा, और यहाँ भी लघु आएगा, और यहाँ पर दीर्घ आएगा। दीर्घ को हम 2 से गिनते हैं और लघु को 1 गिनते हैं। ये भी 1 लघु आएगा, और यहाँ भी दीर्घ आएगा, और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है। द्रबहु में अर्थात यहाँ र लगा है तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर लघु आएगा, और यहाँ पर लघु। अब कहोगे यहाँ पे मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगा है। जहाँ पर छोटे वहाँ पर लघु का प्रयोग ही होगा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, और यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा लघु, और यहाँ देखो छोटी की मात्रा लगे इसलिए लघु, लेकिन यहाँ पर बड़ा की मात्रा तो इसलिए दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ भी बड़ी इसलिए दीर्घ। अब चलिए मात्रा को गिनिए। जैसे 2, 2 4, 2 6, 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 2 16 मात्रा यहाँ पर हो गए। इसको गिनते। अच्छा 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12, 12 2 14, और 14। अच्छा एक मिनट चलिए मान लीजिए यहाँ पर शायद ये जो रा होता है यहाँ भी लघु मात्रा होती है अर्थात रा में। अब गिनते हैं। अच्छा 3 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 2 16। यहाँ भी 16 मात्रा है अर्थात जो रा का होता है यहाँ पर निशान, इसे भी हम लघु ही काउंट करते हैं। ठीक है। दीर्घ से नहीं काउंट करते हैं। इसको जब हम छंद सिलेबस पढ़ाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो लेकिन देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो क्या दोहा में ऐसा होता है? नहीं, दोहा में हमेशा 13 और 11 होता है, अर्थात इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है भैया? 11 मात्राएं। लेकिन हाँ, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 16 भी आ रहे हैं। इस तरह से हमारा चौपाई बिल्कुल सही है। और सोठा की बात करें, दोहा का जस्ट उल्टा होता है, 11 और 13 की मात्राएं होती हैं। और रोला में बात करें, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जिस साथियों ने चौपाई दिया था वो बिल्कुल सही है। इस अर्थात मंगल भवन अमंगलहारी में द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी में चौपाई है। अगला देखेंगे। हाँ, अगला है भैया अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, शैलेश है। चलिए आइए अलंकार का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए उपमा में क्या होता है? जहाँ पर समानता की जाए, अर्थात किसी के, जैसे कि पीपर पास सरिस मंडोला, अर्थात जहाँ पर किसी से समानता दर्शाई जाए, समानता, समानता का भाव, समानता दर्शाया जाए, वहाँ पर उपमा। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए, कहाँ पर? उपमेय और उपमान में। और रूपक की बात करें, जहाँ पर भेद रहित, भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और शैलेश में जहाँ पर एक शब्द के चिपके हुए अर्थ हों, चिपके अर्थ। ये तो अभी हमने चारों अलंकार की परिभाषा देखी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर ये शब्द निकालिए। जैसे रतन धन तो एक बात होगा और एक राम, अर्थात राम की तुलना रतन धन से की जाती है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे राम की बात करें, उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं? पहले उपमेय और उपमान समझ लीजिए। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। देखिए हम यहाँ पर चाहते तो एक टिक करके निकल लें, लेकिन हाँ नहीं, हमें आपको रिवीजन कराना, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और उपमान किसे कहते हैं? उपमान। जिससे तुलना की जाए, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए, उसे हम उपमान कहते हैं। अब यहाँ पे बताइए, इस पंक्ति में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम की तुलना रतन और धन से की जा रही है। राम की तुलना किससे? तो इस तरह से राम हमारा क्या हो चुका है? उपमेय, अर्थात राम की तुलना की जा रही है, लेकिन किससे? रतन धन, अर्थात खजाना से की जा रही है।
रतन धन से की जा रही हैं। बताया जा रहा है, ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई कहते थे अपने गीतों में कि अर्थात हमने राम को पा लिया तो समझो एक रतन और धन पा लिया, अर्थात खजाना पा लिया। राम और रत्न और खजाना में कोई भेद रहित नहीं है, अर्थात कहने मतलब दोनों में कोई भेद नहीं रह गया। चाहे राम को लाओ चाहे खजाना लाओ, दोनों बराबर हैं। तभी तो इस लाइन से लिखा है राम रतन धन पाए, अर्थात राम के समान हमने खजाना पा लिया है, अर्थात दोनों में कोई भेद रहित। तो भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है भैया? रूपक अलंकार में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको अलंकार हमने आपको रिवीजन करने में जो भी चीज़ें बताई वो अच्छे से समझ में आई होंगे। आगे देखते फिर। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण? नहीं, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहते हैं, पर्व विशेषण कहते हैं। ये तो जो विशेषण का भी विशेषता बताएं उसे हम पर्व विशेषण विशेष कहते हैं। हाँ बिल्कुल विशेष कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया मोहन, मोहन अच्छा है, अर्थात मोहन की विशेषता क्या है? मोहन अच्छा है। तो अच्छा में क्या हो गया भैया? विशेषण हो गया। अच्छा है ये तो विशेषण हो गया, अच्छा है, अच्छा। लेकिन संज्ञा क्या है भैया? मोहन है, अर्थात मोहन तो एक प्रकार की संज्ञा है ना। तो लेकिन वो पूछ रहा है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात उसे हम क्या, फिर मोहन को हम क्या कहें? जिसकी विशेषता, अर्थात मोहन की विशेषता बताई जा रहा है, मोहन अच्छा है, तो इसे हम विशेष भी बोलते हैं, विशेष। वही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? सी एकदम राइट होगा। अगला देखेंगे। ओह एक मिनट, हाँ अगला पहले इसमें देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? अर्थात विशेष वही छांटना है, अर्थात संज्ञा, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे ही हम विशेष कहते हैं। तो बताइए, जैसे घर की विशेषता बताई जा रही है ना, घर कैसा है? बड़ा घर है। तो इस तरह से घर तो हमारा क्या हो गया? विशेष इसमें हो गया। लेकिन देखो आदमी की भी विशेषता बताई जा रही है, तो इस तरह से क्या इसमें छोटा होगा विशेष या फिर आदमी? लेकिन हमने पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। बताइए क्या छोटा की विशेषता बताई जा रही है? ना भैया, आदमी की, आदमी छोटा आदमी है। तो इस तरह से विशेष इसमें आदमी हो गया। अब यहाँ पे आइए देखिए, नीला वस्त्र, बताइए क्या नीला की विशेषता बताई जा रही है या वस्त्र के? तो आप साफ साफ कहेंगे यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, वो भी वस्त्र कैसा भैया? नीला है। तो इस तरह से वस्त्र क्या होगा? विशेष। अब वही आपसे विकल्प में छांटने को कहा जा रहा है। बताइए विशेष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात घर हो चुका, आदमी और वस्त्र। बड़ा छोटा ये तो विशेषण है, नीला छोटा ये भी विशेषण है, छोटा नीला ये भी विशेषण है। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से विशेषण और विशेष से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन क्या है? एक रचना पूछी गई, लेखक पूछे गए हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमृत राय, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो इसमें में से आप ऑप्शन टिक करिए फटाक से। हाँ इसके चलिए अमृत राय देखते हैं। तो इन्होंने प्रेमचंद पे एक जीवनी लिखी है। प्रेमचंद है ना एक लेखक, उन पर एक जीवनी लिखी। कौन सा भैया? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। अगर इनके अर्थात लेखक पूछे जाते कलम के सिपाही तो हम किसे टिक करते हैं? अमृत राय को। और इनके और भी हैं, नागफनी का देश, नागफनी का देश इन्हीं की रचना है। नागफनी का देश, ठीक है। वहीं प्रेमचंद की बात करें, गोदान, गबन, सेवा सदन, ठीक है, ये इनकी रचना है। हाँ विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा के लेखक कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर। सी नंबर बिल्कुल सही है। न कि अमृत राय, न कि प्रेमचंद। और धर्मवीर भारती की रचना की बात करें, बहुत पूछा जाता है, ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय। एक मिनट, ठंडा लोहा और एक लिखेंगे कनुप्रिया, वो ज़्यादा फेमस है कनुप्रिया। फिर तो हम बहुत सारी, लेकिन हम फेमस रचनाएं आपको लिखा रहे हैं। फिर जब हम रचनाएं और थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक तरफ से सारी रचनाएं हम लिखेंगे। तो ठंडा लोहा, कनुप्रिया, इनकी दो फेमस रचनाएं हैं। कौन सी भैया? ठंडा लोहा और कनुप्रिया। गोदान, गबन, सेवा सदन इनकी हैं। और प्रेमचंद, कलम के सिपाही, नागफनी का देश अर्थात अमृत राय की है। विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? आवारा मसीहा।
इस तरह से ये आपकी आज की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास थी। आप लोग बताना क्लास कैसे लगी, और सारी चीज़ों को अच्छे से आराम से विश्लेषण करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, और इसी तरह हम हर एक चीज़ को सीखते रहेंगे। और हमने जैसे भी लाइन कहा था ना, अभी हमारे संघर्ष के दिन हैं, हम संघर्ष करते रहें, अपनी सारी इच्छाओं को बांधे रखें। वो इच्छाएं हम एक दिन जरूर पूरी करेंगे। यहाँ जाना, वहाँ घूमना, ये करना, वो करना है, अर्थात तभी तो कहा है ना कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा और सब कुछ खाएंगे, अर्थात अपनी इच्छाएं सारी पूरी करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो समय है वो इतिहास लिखने का समय है, तो ज़रूर आप लोग इतिहास कर सकते हो या इतिहास लिख सकते हो। हाँ, हम आपसे ही कह रहे हैं, आप ज़रूर इतिहास लिख सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। बस अगर ज़रूरत है तो एक दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक तो कंटिन्यू, और दूसरी बात है त्याग। अर्थात पढ़ाई जो हमने आज तक फील किया, या फिर हम भी एक छात्र ही हैं, छात्र तब तक होता है जब तक वो जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अध्यापक तो बहुत बड़ी चीज़ है, अध्यापक के पास बहुत ज्ञान, अर्थात उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है वो जीवन में अगर कुछ ना कुछ सीख रहा है तो वो कहने मतलब कहीं ना कहीं छात्र हैं। तो उसी तरह है, और छात्र जीवन और पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई एक कठिन चीज़ नहीं है, पढ़ाई बहुत ही सरल चीज़ है, लेकिन वो आपसे दो चीज़ें मांगती हैं। सबसे पहली चीज़ तो निरंतरता, अर्थात कंटिन्यू कितना दे सकते हैं आप, और दूसरी चीज़ मांगती है आपसे त्याग, अर्थात आप किन चीज़ों को पढ़ाई के लिए त्याग दे सकते हो। अगर जिस व्यक्ति ने ये दोनों काम दे दिया, पढ़ाई उसकी है, अर्थात विद्या उसकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ये सारी चीज़ समझ पाएंगे और अपना पूरी तरह से अपना त्याग, जो भी अपनी मौज मस्तियाँ कुछ समय के लिए जब तक हमारी परीक्षाएं नहीं हो जाती, एक किनारे करिए। पहली प्राथमिकता हमारी पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई करने के बाद आपका जो टाइम टेबल है, उसके बाद जो समय बचता है आप फिर कुछ भी कर दिए, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे कल एक बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने आसपास का ख्याल रखना, अपने घर वालों को भी ख्याल रखना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।